Okay, hello everyone once again. I hope all of you are doing great. So, we'll finally start with the first lecture of our advanced auditing subject. Now, in the introduction lecture, I gave you an overview of how, we are going to overall approach the subject, that is starting with standards on auditing, then eventually we'll go to company audit chapter, then professional ethics, and then, we'll move to your CARO and then the miscellaneous chapter. So, without wasting time, let's get started with the auditing standards part. So I'm assuming as of now, you have done your intermediate, you are at a CA final level, so you would have gone through all the important standards from 200 till 700 during your your internship, sorry, during your intermediate syllabus. कुछ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ब्रश अप करते हैं, एंड देन विल गेट स्टार्टेड. इफ यू रिमेंबर, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़ाए होंगे, याद है क्या? कुछ बेसिक 5 स्टेप्स जो एक कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट में इन्वॉल्व रहते हैं. सो हाउ डू यू रियली गेट स्टार्टेड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट? द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज, बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट. मतलब हम कोई भी एक रैंडम स्टैट्यूटरी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, सबसे पहले वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है, मतलब वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, लेट्स से अब वो किस इंडस्ट्री के अंदर है, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस का क्या आपके पास में अच्छा एक्सपोजर है. तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एक सबसे पहला स्टेप बनता है बिफोर वी रियली गेट स्टार्टेड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट. अगर आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी या इंडस्ट्री के बाद में कि हाँ आपके पास में अच्छा इस इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, और या आपने ऐसे कंपनीज का ऑलरेडी पहले भी ऑडिट किया है, और अगर आपको लगता है दैट यस यू आर द राइट पर्सन टू टेक केयर ऑफ सच स्टैट्यूटरी ऑडिट, देन यू गो अहेड एंड स्टार्ट विद स्टेप नंबर 2, दैट इज एंगेजमेंट टर्म्स. सुना होगा आपने, एंगेजमेंट लेटर करके रहता है, दैट विल डिस्कस अंडर ऐसे 210. मतलब who prepares the engagement letter, what are the contents of engagement letter, क्या engagement terms को रिवाइज कर सकते हैं बाद में, या कब कब रिवाइज करना कंपलसरी होता है, वो सब 210 में आएगा. तो ना हम अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट जब शुरू होता है पहले 5 स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. इफ यू बिलीव आफ्टर दैट यू आर गुड विद द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू गो अहेड एंड प्रिपेयर अ एंगेजमेंट लेटर. फिर वो दोनों पार्टी साइन करेंगे, अग्री करेंगे, और फिर एक्चुअल ऑडिट शुरू होता है. तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले 2 स्टेप्स एक्चुअली में इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है. इंपॉर्टेंट स्टेप मतलब दे आर नॉट द रियल स्टेप्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, पर इफ यू रियली आस्क मी, दे बोथ बोथ दी स्टेप्स आर द इंपॉर्टेंट वंस, एंड देन कम्स द प्लानिंग पार्ट. नाउ प्लानिंग इज योर एंटायर 300 सीरीज. आई एम श्योर आपको ऐसे 300, 315, 320, 330 इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाया होगा. उसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर. एंड वंस द प्लानिंग इज डन, यू गो टू द एग्जीक्यूशन पार्ट. Execution includes your 500 series and 600 series. And after all this comes to the last part, the audit reporting and conclusion, that is 700. तो अगर आप मुझे एक ओवरव्यू पूछोगे तो we can say this. One second. So we can say that we have 200 series, 300, 400, 5, 6, 7, इवन 800 सीरीज भी है, पर वो अनफॉर्चुनेटली फाइनल के सिलेबस में भी नहीं है. पहले बिफोर आईसीआई चेंज द सिलेबस, 800 सीरीज, एंड देन अदर स्टैंडर्ड्स लाइक योर एसएईज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एसआरएस, एसआरईज, वो सब भी सिलेबस में थे. उनको फाइनल के सिलेबस से इवेंचुअली निकाल दिया है. मैं आपको एक पॉइंट के बाद में थोड़ा एक ओवरव्यू जरूर दूंगा उन अदर स्टैंडर्ड्स के बारे में, बट आवर सिलेबस इवन एट अ फाइनल लेवल इज गोइंग टू बी फ्रॉम 200 till 700. So 200 is nothing but your some basic concepts in audit. So it will introduce you to basic concepts like what are engagement terms, then what is audit documentation, frauds के regarding auditor का normal responsibility क्या होता है, then joint auditor वाला concept क्या रहता है, थोड़ा कुछ basic concept 200 series में आएगा. 300 is purely अ प्लानिंग सीरीज. मतलब यहां पर आपको ऑडिट प्लान क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाएगा, रिस्क को आइडेंटिफाई और एसेस कैसे करते हैं, मटेरियलिटी लेवल कैसे सेट किया जाता है, एंड देन व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स यू रियली वांट टू प्लान, दैट इज कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, वो डिस्कस किया जाएगा 300 सीरीज में. 400 सीरीज अगर आप मुझे पूछोगे, यहां पर सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड है, 402 एंड 450. इसको हम अलग से कुछ अलोकेशन नहीं कर सकते हैं. यहां पर एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और दूसरा जब हम कुछ गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए हम एक 450 करके स्टैंडर्ड दिया है. तो 400 इज लाइक अ
ओकेश सीरीज, कुछ इसका स्पेसिफिक ऐसा डेडिकेटेड आप नहीं बोल सकते कि ये प्लानिंग वाला पार्ट है या एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है. दिस इज अ जनरल सीरीज मेड. 500 is actually your execution part. Not just 500, it's both 500 as well as 600. बट जो 600 है ना, इट इज मोर टूवर्ड्स यूजिंग द वर्क ऑफ थर्ड पार्टी. मतलब यहां पर जब आप एक ऑडिटर्स एक्सपर्ट का काम यूज करना चाहते हैं, या इंटरनल ऑडिटर के काम को रेफर करना चाहते हैं, या यूर प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तब 600 सीरीज वाला पार्ट आता है. तो 500 एंड 600 दोनों एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, बट 600 इज मोर लाइक अ थर्ड पार्टी का. जब आप काम यूज कर रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं, तब 600 सीरीज कवर होती है. Once your entire audit procedure is done, then come to the last part, that is your 700, that is your audit reporting part. यहां पर आपको बताया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन डू वी हैव, देन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट, देन व्हेन शुड वी मॉडिफाई आवर रिपोर्ट एंड ऑल. फिर कुछ अदर पैराग्राफ्स होते हैं लाइक की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ. उन सब का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ 700 सीरीज में डिस्कस करेंगे. नाउ as I had informed you in the introduction lecture itself, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्दो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े हैं, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा. मे बी सम ऑफ यू लेट्स से हु आर वर्किंग इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट हु आर यूजिंग दीस स्टैंडर्ड्स डे इन डे आउट. बट जो आईसीआई का एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो थोड़ा मिक्स्ड नेचर का है, मतलब मिला जुला है. मतलब समटाइम्स दे आस्क गुड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, but sometimes even in through a case study based question they ask a direct theoretical question. तो how should you really approach these standards, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करना शुरू करेंगे. आई थिंक पहले कुछ फर्स्ट 40 hours का जो content है, that's going to be only on standards and auditing. Trust me, we'll try to discuss this in so much detail. From exam point of view, you're good. And let's say if you have never worked in a statutory audit department, but post qualification you want to join a statutory audit department in any of the firms across our country, you should be good enough to face the interview to understand what is the main role of these standards. तो उस तरीके से हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. And you know this really well that at least 30 से 35 मार्क्स का जो वेटेज है आउट ऑफ 100, more than 30, somewhere between 30 to 35. Rather last November 20 का जो अटेम्प्ट था, as we discussed in the introduction lecture, almost 38 marks के straight forward question auditing standards से आए थे. I'm not even counting MCQs portion. So some of the attempts एसएस के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एग्जॉर्बिडेंट लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड, दिस इज अ एरिया वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद. एंड बेटा एक बात और बोलता हूं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ना आपके सिलेबस में सारे हैं, फ्रॉम 200 टिल 720, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लास्ट डे आप सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा स्टार्ट से स्क्रैच से नहीं पढ़ पाओगे. तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग दीज स्टैंडर्ड्स, इवन एट अ फाइनल लेवल, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू मेक सम रनिंग नोट्स ड्यूरिंग द क्लास. वो रनिंग नोट्स आपको सही में लास्ट डे रिवीजन करने में हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई मेरे को एग्जैक्टली किस स्टैंडर्ड में कितना पार्ट पढ़ना चाहिए, ताकि मेरे को एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव प्लीज डोंट टेक इट नेग्लिजेंटली. आई नो यू विल बी वाचिंग दीज लेक्चर्स एट होम. तुम्हारे पास ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड करने का. मेरा स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज है, ठीक है. ड्यूरिंग रनिंग नोट्स तो मैं थोड़ा और धीरे हो जाएगा कंपैरेटिवली, बट आई वुड से don't try to skip things, try to watch every single minute carefully and make good running notes, ताकि आपके लिए लास्ट डे काम करना कम पड़ेगा एंड आपके लिए प्रॉब्ली एक मोर कंफर्ट सिचुएशन बन जाएगी आइडियली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द auditing standards. Now this I gave you the overview of 5 basic steps in statutory audit, and if you are my student from intermediate level, तुम्हें मालूम रहेगा, I always start with the audit reporting part because I believe थोड़ा audit reporting का basics आना चाहिए, तब बाकी के standards को समझना और easy होता है comparatively. So we're going to follow the same path. We'll start with the audit reporting part. Should we get started, guys? Should we get started? I'm assuming you are saying yes wherever you are sitting. So let's start with SA 700. So let me give you an introduction to audit report first. Now, talking about audit report series, that is a 700 series, we have few important standards here. देखो, यहाँ पर एक old format करके दिख रहा है, एक revised format करके दिख रहा है. So majority of you, I believe, who have written your intermediate in let's say May 19, November 19 onwards, आपको already revised standards पढ़ाए होंगे, and आपको ये बताया होगा that we had 700, 705, 706 as a old standard. इन तीनों को रिवाइज कर दिया गया. So we have revised 700, revised 705 and revised 706. And then एक नए स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया, that is called as 701. It is nothing but
key audit matter paragraph. Now it's been more than good 1 year it's in practice. आप recently कोई भी listed कंपनी का रिपोर्ट निकाल के देखेंगे, आपको ये 701 देखने को पक्का से मिलेगा, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट देखने को मिलेगा. बट I'm assuming that आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, maybe by now you are unable to retain everything, you may not be able to recall everything. So we'll do one thing, we'll not waste a lot of time on the old format, but थोड़ा एक old format का discussion करेंगे ताकि revised format आपका understanding better होगा. Number one, you'll understand how revised format is different from the old format, and then अगर कुछ specific questions आते हैं revised format में, उनका understanding आपका improve हो जाएगा if you know the both old and revised format. So without wasting time, we're gonna start with our discussion on auditing standard number 700. पहले 700 से शुरुआत करेंगे, then we'll go to 705, 706. पहले एक अच्छा understanding लेंगे पूरे 700 series के important standards का. Okay, should we get started? चलो, just one second guys. Okay, so take out your notebooks, give first heading SA 700. पहला heading दो SA 700. आई नो ये सब आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे. 700, राइट डाउन द नेम, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. SA 700, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SA 700. Forming an opinion on financial statements. Now, before we jump into details of 700, I'm sure आपको at an intermediate level पढ़ाया होगा the different types of opinion what we have as per auditing standards. So कुछ लोगों को ये misconception होता है that there are 4 types of opinion. But let me tell you once again, there are only 2 types of opinion. So do one thing, under SA 700 write down point number 1. Under SA 700 write down point number 1. Types of audit opinion. Types of audit opinion. Write down point number 1. Types of audit opinion. Divide them in 2 parts. Number 1, modified opinion, and second is unmodified opinion. Divide them in 2 parts. पहला वाला रहेगा modified opinion. Second one is called as unmodified opinion. Modified and unmodified opinion. Now, under unmodified, I repeat, under unmodified write down, it can also be called as clean opinion or unqualified opinion. Under unmodified write down, it can also be called as clean opinion or unqualified opinion. So unmodified को आप clean और unqualified opinion भी बोल सकते हो. हाँ, तो under modified now write down. Now modified we have 3 options. Under modified we have 3 options. Qualified opinion, दूसरा adverse and तीसरा disclaimer. So under modified 3 things will come: qualified, adverse and disclaimer. I'm sure ये सब आपने सुने होंगे, आपको शायद पता होगा कि adverse एक अलग कैटेगरी का ओपिनियन है. नहीं, adverse एक कैटेगरी ऑफ मॉडिफिकेशन है, क्वालिफाइड एक कैटेगरी ऑफ मॉडिफिकेशन होता है. सो ब्रॉडर लेवल पे सिर्फ 2 ही टाइप के ओपिनियन है, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड. मॉडिफिकेशंस 3 टाइप के होते हैं, दैट इज क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. एंड ये जो जितने भी सारे मॉडिफिकेशंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे SA 705 में. तो मॉडिफाइड ओपिनियन के आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, रेफर SA 705. रेफर SA 705. सो क्वालिफाइड क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, डिस्क्लेमर क्या होता है, व्हेन डू गिव क्वालिफाइड, व्हेन डू वी गिव एडवर्स, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडर SA 705. नाउ देयर आर 2 broader types of opinion. One is called as unmodified opinion, second is called as modified opinion. What is the difference between these 2 words? So normally एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एग्जामिन करने के बाद में ये कंक्लूजन ड्रॉ करे कि क्या उसे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं क्या. यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. we'll discuss this word in detail, don't worry about this, but those misstatements which are so significant. हम एक misstatement को मटेरियल कब बोलते हैं? जब वो मेरे यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है. आपको मालूम रहेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिपोर्ट बना के देता है. तो अगर कोई ऐसी गलती आपको मिलती है जिसका इंपैक्ट आपके यूजर के डिसीजन पे आ सकता है, तो वो गलती
एज ऑडिटर आपके लिए कहलाती है मटीरियल मिसस्टेटमेंट. सो नॉर्मली व्हेन यू चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप यही एग्जामिन करते हो, यही इवैल्यूएट करते हो दैट वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. बिकॉज इफ देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, आपको वो चीज अपने रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करनी पड़ेगी, अपने रिपोर्ट को बदलना पड़ेगा. सो कैन वी से नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, टॉकिंग अबाउट है स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट नॉर्मली अज्यूम करो आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक कंपनी के, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद में यू कम टू अ कंक्लूजन दैट आपको कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं मिले हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या आपको लगता है आपके जजमेंट में इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो क्या आप क्लीन रिपोर्ट दे सकते हो? क्लीन रिपोर्ट का मतलब यह भी होता है कि स्टैंडर्ड रिपोर्ट में कुछ बदलाव नहीं लेकर के आना. इसीलिए क्लीन रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड. व्हाई अनमॉडिफाइड? मतलब आप कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंजेस नहीं करना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज इट इज देना चाहते हो. दैट इज व्हाई इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड ओपिनियन और क्लीन ओपिनियन. नाउ सर, इन ऑडिट qualification is a negative word. In audit qualification is a negative word. Normally एक qualification देना मतलब आपको कोई गलतियां मिली है, आपको कोई गलती मिली है या मल्टीपल गलतियां मिली है जिसलिए आप अलग अलग क्वालिफिकेशंस दे रहे हो. तो सर जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमें कोई भी मेजर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला है, हम कोई भी क्वालिफिकेशन देना नहीं चाहते हैं, तो कैन आई से वी आर गिविंग अ क्लीन रिपोर्ट. दैट इज व्हाई clean report can also be called as unqualified report or unqualified opinion. Why unqualified? Because there are no qualifications. Don't worry, we'll take actual examples of some reports to understand how a qualified opinion looks like, how a clean opinion looks like. I'll show you an example, don't worry about it. पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि सर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर हम बोलते हैं उसको हम कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते हैं उसके अंदर, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं या उसमें कोई क्वालिफिकेशन देना नहीं चाहते हैं, that is why a clean report can also be called as unqualified report or unmodified report. क्या आपको ये वर्ड unmodified का मतलब थोड़ा समझ में आया है क्या? Why we have this word unmodified, why we have the word clean opinion or unqualified opinion. बट अज्यूम करो अगर आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलते हैं, मैं आपको ये सेम एग्जांपल दिखाता हूं ताकि थोड़े आपके इंटरमीडिएट के डेज रिफ्रेश हो जाएंगे एंड होपफुली यू शुड बी एबल टू रिलेट टू देम वेरी इजीली. जस्ट वन सेकेंड. ओके, forgot to download that. Yeah, so come here, I'll show you one report of SpiceJet. If you remember, long back I started talking about the story of SpiceJet. I think it's been good 4-5 years now. Let me just show you one report, an old report. It will be an old format, doesn't matter, you just need to understand the concept first. See, it's a very old report of SpiceJet, 2014. Can you see? They've used the word qualified opinion, or they've used the word basis for qualified opinion. So they've given a qualified opinion, that means they've given a modified opinion. And if I show you another report of SpiceJet where there is no qualified opinion, rather there is a clean opinion, another report, just for your reference. See, SpiceJet again, this is for 2015. Can you see directly one only opinion term is used? That means they have not used the word qualified opinion. So this is like a clean opinion where you believe the financial statements are giving a true and fair view. जबकि qualified opinion जब आप बोल रहे हो तब आप बोलोगे that yes, everything is true and fair except, see, in our opinion and to the best of our information and explanation given to us, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर, जो हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में डिस्क्राइब किए हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. जबकि 2015 की रिपोर्ट में आपने बोला है कोई भी ऐसे एक्सेप्शनल मैटर्स नहीं है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है. कैन आई से वो एक क्लासिक एग्जांपल है ओल्ड फॉर्मेट ऑफ क्लीन रिपोर्ट का, और ये एक एग्जांपल है मॉडिफाइड रिपोर्ट का, जब आपने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है. देखो आपने रीजन दिया है कि कंपनी ने
इंटरेस्ट के लिए 74 मिलियन का प्रोविजन नहीं क्रिएट किया था एक रेलेवेंट ईयर के लिए, एंड 74 मिलियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमाउंट फॉर स्पाइसजेट। ऑडिटर के जजमेंट में वो मटेरियल है, इसीलिए उसने एक क्वालिफाइड ओपिनियन बना करके दिया है। मतलब सर थोड़ा बात समझो, आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन तब आता है जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स, और इन अदर वर्ड्स दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मॉडिफाइड ओपिनियन तब आएगा व्हेन देयर आर सब मटेरियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, मॉडिफाइड कब कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब 705 में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं दैट हाउ मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड टू वर्ड्स एंड टू डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट। सिर्फ एक ओवरव्यू था। जब हम धीरे धीरे अभी और ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कस करना शुरू करेंगे, आपका क्लैरिटी और आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। आई होप a basic understanding of what is unmodified opinion and what is modified opinion clear to you all. ठीक है, आगे बढ़े। We'll discuss what is qualified, what is adverse, what is disclaimer. When we reach 705, we'll discuss all of them in detail. अभी के लिए ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी के लिए टाइप्स ऑफ ओपिनियन दो हो गए हमारे पास, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एलिमेंट्स और कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है, विल टेक सम एग्जांपल्स, विल डिस्कस देम इन डिटेल स्लोली, ताकि आपको एक पूरे ऑडिट रिपोर्ट का ब्रॉडर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगा। कुछ चीजें मे बी मैं बोलूंगा आपको कि रेस्पेक्टिव ऐसे में डिस्कस होगी, बट ओवरऑल एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जरूर आपको मिल जाएगा। शुड वी गेट स्टार्टेड? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, elements or contents of an audit report. 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 Now this was a very common question at an intermediate level. At a final level they can ask you good MCQs. See, पूरा सिलेबस, द एंटायर फाइनल का सिलेबस आपको डिटेल में क्यों समझना है, बिकॉज एमसीक्यू कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड फॉर दैट देयर इज नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। आपको पूरा सिलेबस का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हर जगह बच्चा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। लेट देम आस्क अ क्वेश्चन एट एनी प्लेस। वो बोलने के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, अल्टीमेटली तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है एमसीक्यू के अंदर। तो दो 30 मार्क्स यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द लेक्चर्स, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक एलिमेंट्स। तो एक काम करते हैं, पहले ना फटाफट से ओल्ड फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उसको समराइज कर लेंगे, देन विल मूव ऑन टू द रिवाइज फॉर्मेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो कर रहा हूं, ताकि अगर आपको डिफरेंस समझ में आएगा, आपको रिवाइज फॉर्मेट बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आया तब भी आप उसको आसानी से मतलब लिख पाओगे, समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसीलिए आई नो वी हैव टू इन्वेस्ट मोर 15-20 मिनट्स इन द ओल्ड फॉर्मेट, बट इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी, इफ देयर इज एवर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिवाइज फॉर्मेट। शुड वी गेट स्टार्टेड? ओके, नाउ बेसिक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड फॉर्मेट। तो आप एक काम करो, लिखो पॉइंट नंबर 1, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। राइट डाउन, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। तो हम एक काम करते हैं, एक ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट निकाल लेते हैं, स्पाइसजेट वाला निकाल लेते हैं, और धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। चलो, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा टाइटल। व्हाट इज द टाइटल? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो आप एक काम करो, नोटबुक में लिखते भी जाओ, साथ साथ में डिस्कस भी करते जाएंगे। राइट डाउन नंबर ए, अंडर ओल्ड फॉर्मेट नंबर ए, टाइटल। सबसे पहले आएगा टाइटल। नॉर्मली टाइटल में क्या आता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो टाइटल के आगे डैश करके लिखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसे पहले आ गया टाइटल, डैश करके लिखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, अड्रेसी। मतलब ये रिपोर्ट किसको एड्रेस किया जा रहा है? ये रिपोर्ट नॉर्मली मेंबर्स ऑफ द कंपनी को एड्रेस करते हैं, शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हैं। सो राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, अड्रेसी डैश मेंबर्स ऑफ XYZ। जो भी कंपनी रहेगी उसके नॉर्मली मेंबर्स को एड्रेस किया जाता है। नंबर बी, अड्रेसी, मेंबर्स ऑफ XYZ। So we have title, we have addressee. Then comes your opening paragraph or introductory paragraph. Write down point number C. Opening paragraph or introductory paragraph. Opening paragraph or introductory paragraph. Now, what is your opening paragraph or what is your introductory paragraph? मतलब हमने इस कंपनी का ऑडिट किया है, तो कंपनी का नाम क्या है, कौन से पीरियड के लिए ऑडिट किया है, किस चीज का ऑडिट किया है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। देखो
we have audited the financial statements of SpiceJet Limited, which comprises balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, notes to accounts, and आज की तारीख में SOCE भी आता है, those companies which complies with Ind AS, that is statement of changes in equity. तो ये क्या है मेरे लिए? ओपनिंग पैराग्राफ जैसा है, मतलब हमने किस कंपनी का ऑडिट किया है, किस पीरियड के लिए ऑडिट किया है, किस चीज का ऑडिट किया है, वैसा एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा. तो ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डैश करके लिखो. इट इंक्लूड्स नेम ऑफ द एंटिटी, कॉमा, पीरियड ऑडिटेड, नेम ऑफ द एंटिटी, कॉमा, पीरियड ऑडिटेड, कॉमा, details of financial statement elements, which were audited. मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट को ऑडिट किया है, इनकम स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, तो जो आपके रेलेवेंट एलिमेंट्स है जिनको आपने ऑडिट किया है उनका नाम, उनका रेफरेंस आता है. दिस इज योर ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है, आई एम श्योर ये सब आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल लग रहा है आपको. लेट्स गो नेक्स्ट. उसके बाद लिखो नीचे स्कोप पैराग्राफ. नेक्स्ट आएगा स्कोप पैराग्राफ. आफ्टर ओपनिंग पैराग्राफ कम्स योर स्कोप पैराग्राफ. स्कोप पैराग्राफ डैश करके लिखो. इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, management responsibility for preparation and presentation of financial statements, management responsibility for preparation and presentation of financial statements, comma, and auditors responsibility to express an opinion on those financial statements. Auditor's responsibility to express an opinion on those financial statements. Auditor's responsibility to express an opinion on those financial statements. तो बेसिकली मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये आपको पहले भी पढ़ाया होगा, आपको मालूम रहेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रेलेवेंट इंड एस जो भी एप्लीकेबल है कंपनी के लिए, उनका प्रॉपर कंप्लायंस करते हुए प्रिपरेशन करना चाहिए. शेड्यूल 3 को फॉलो करना चाहिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के लिए. एंड ऑडिटर का ड्यूटी बनता है जितने भी एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए उसने प्रॉपर स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए. तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं. सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी के लिए जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंड एस है, वो उन्हें कंप्लाई करने पड़ेंगे. ये ड्यूटी रहेगा मैनेजमेंट का एंड ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. देन वी हैव सेक्शन 143 दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. वहां पर आपका सबसेक्शन नंबर 10 जो है वो इनडायरेक्टली बोलता है ये ऑडिटर का ड्यूटी बनता है टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल एसेस. सो 133 इज फॉर accounting standards and Ind AS and 143 subsection 10 is for ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कि इनका कंप्लायंस ऑडिटर ने इंश्योर करना चाहिए, ये ऑडिटर का ड्यूटी बनता है. यही चीज आपको नॉर्मली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में मिलता है. ये पैराग्राफ्स को काफी रिवैम्प किया है एंड रिवाइज फॉर्मेट में काफी डिटेल्स ज्यादा आती है, उनको हम डिस्कस करेंगे. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अभी के लिए सबसे पहले क्या पढ़ा, टाइटल आएगा, देन वी हैव एड्रेसी, देन एक ओपनिंग पैराग्राफ आता है, फिर आता है स्कोप पैराग्राफ जहां पर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बारे में डिस्कशन किया जाता है. ये हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कैन वी गो नेक्स्ट, आगे बढ़ेगा. चलो नेक्स्ट क्या है, कैन यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ. बट रिमेंबर, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी शो यू द क्लीन रिपोर्ट ऑल्सो. मैंने आपको स्पाइसजेट का क्लीन रिपोर्ट भी दिखाया था, वापस दिखाता हूं. अगर आप स्पाइसजेट का क्लीन रिपोर्ट देखोगे, टाइटल, एड्रेसी, ओपनिंग पैराग्राफ, स्कोप पैराग्राफ एंड देन डायरेक्टली आपको ओपिनियन दिखेगा. मतलब ओल्ड फॉर्मेट में अगर आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो तो डायरेक्टली ओपिनियन आएगा, बेसिस फॉर
मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ नहीं आएगा। मतलब सर अगर आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो तो कोई बेसिस पैराग्राफ आता ही नहीं है, डायरेक्टली ओपिनियन पैराग्राफ आता है। बट अगर आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो आपको पहले एक बेसिस देना पड़ेगा, रीजनिंग देना पड़ेगा कि आप क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हो, और फिर आपका एक्चुअल मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। तो आप एक काम करो, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस फॉर, write down the next element, basis for modified opinion paragraph. Write down basis for modified opinion paragraph. Basis for modified opinion paragraph. Brackets में लिखो refer SA 705. Refer SA 705. मतलब अगर 705 एप्लीकेबल है तो ही आपका ये बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ आएगा। अगर क्लीन ओपिनियन आएगा तो ये बेसिस पैराग्राफ नहीं आता है इन केस ऑफ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। या बेसिस पैराग्राफ में क्या आएगा, यू विल गिव यू रीजन why exactly you have expressed a modified opinion. Now modified opinion can be qualified or it can be adverse or it can be disclaimer. तो ये पैराग्राफ का हेडिंग भी बदलते जाएगा, it can be basis for qualified or it can be basis for adverse or it can be basis for disclaimer depending upon the different category of modification you want to give. तो सर ये basis पैराग्राफ के अंदर हमको reason for modification देने पड़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, they did not make a provision of X amount, that is why I want to express a qualified opinion. सर ये हो गया बेसिस पैराग्राफ। आफ्टर दिस राइट डाउन द नेक्स्ट एलिमेंट, ओपिनियन पैराग्राफ। नेक्स्ट एलिमेंट लिखो ओपिनियन पैराग्राफ। नेक्स्ट एलिमेंट लिखो ओपिनियन पैराग्राफ। नाउ नॉर्मली जब क्लीन ओपिनियन हुआ तो सिर्फ ओपिनियन हेडिंग आएगा एंड नॉर्मल आपका ओपिनियन आएगा, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बट अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे तो आपको ओपिनियन के आगे रेस्पेक्टिव मॉडिफिकेशन वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा। क्या आप क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो, क्या आप एडवर्स देना चाहते हो, क्या आप डिस्क्लेमर देना चाहते हो, यू विल हैव टू ऐड दैट term. So can I say opinion paragraph can be for a clean opinion or it can be for a modified opinion also. उस तरीके से आपका opinion paragraph आने वाला है। Don't worry about this. इसको रिवाइज फॉर्मेट में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज वहां पर ज्यादा रेलेवेंस रहेगा। अभी सिर्फ एक ओल्ड फॉर्मेट का आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। तो स्टार्ट किया था हमने टाइटल के साथ में, उसके बाद एड्रेस ही था, फिर हमारा ओपनिंग पैराग्राफ था, फिर हमारा स्कोप पैराग्राफ जहां पर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। देन अगर क्लीन ओपिनियन है डायरेक्टली ओपिनियन आएगा, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो पहले बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, फिर आपका ओपिनियन पैराग्राफ आएगा। अभी तक जो डिस्कस किया क्लियर है क्या भाई? पक्का? चलो इसके बाद में क्या आएगा, देयर आर टू पैराग्राफ्स, एक होता है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एक होता है अदर मैटर पैराग्राफ। राइट डाउन नेक्स्ट EOM पैराग्राफ और नेक्स्ट लिखो OM पैराग्राफ। EOM पैराग्राफ एंड OM पैराग्राफ। EOM is your emphasis of matter paragraph and OM is your other matter paragraph. Emphasis of matter paragraph एंड दूसरा अदर मैटर पैराग्राफ। ब्रैकेट्स में लिखो रेफर SA 706। अगर 706 एप्लीकेबल है तो शायद EOM पैराग्राफ आ सकता है या शायद OM पैराग्राफ आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि यार EOM का मतलब क्या होता है, व्हेन डू वी गिव नॉर्मली EOM पैराग्राफ। तो इसके लिए हमको 706 डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। वंस वी रीच देयर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ EOM एंड OM। नॉर्मली व्हेन डज EOM कम्स, और अगर EOM आया तो अंदर का कंटेंट कैसा रहेगा, कैसे वो चेंज होगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए रेफरेंस देके छोड़ दो। तो EOM एंड देन OM आ सकता है। Then comes the last part, right on the last element. Report on other legal and regulatory requirements. Right on the last one. Report on other legal and regulatory requirements. A report on other legal and regulatory requirements. Dash करके लिखो refer section 143 subsection 3, refer section 143 subsection 3, comma 143 subsection 11, 143 subsection 11 and
reference of and reference of reporting on internal financial controls, reference of reporting on internal financial controls, internal financial controls as required by 143 subsection 3 clause number I, as required by 143 subsection 3 clause number I. डिस्कस करेंगे जब हम कंपनी ऑडिट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. देयर इज रिपोर्टिंग ऑन प्रिंसिपल असर्शन. कुछ चीजें वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही होता है कंपल्सरीली. फिर उसमें एक क्लॉज नंबर आई बना के दिया है कि आपको एक सेपरेट एनेक्सर बना के देना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो ये आईएफसी क्या होते हैं, आईएफसीआर क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड देन एक रेफरेंस है कारो 2016 या कारो 2020 का, वो आता है 143 सबसेक्शन 11 से, दैट ऑडिटर को इफ एप्लीकेबल कारो के फॉर्म में एक सेपरेट एनेक्सर इंक्लूड करना पड़ता है. उसको भी हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ये सब चीजों का रेफरेंस आएगा आपके रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. एंड आफ्टर दिस कम्स योर फर्म नेम, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर, प्लेस डेट. तो आप फटाफट से रेफरेंस दे सकते हो कि आप एंडिंग के अंदर क्या लिखोगे. फर्म का नाम आएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पार्टनर का नाम आएगा, पार्टनर का मेंबरशिप नंबर आएगा, डेट एंड प्लेस जहां पर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया है उसका रेफरेंस आएगा. ये सब मिलकर के फाइनली आपके पूरे एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं. एलिमेंट्स ऑफ ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट होते हैं. डन. So this was just an overview. See, let me remind you, तुम्हारे सिलेबस में ओल्ड फॉर्मेट अब नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में पूरा रिवाइज फॉर्मेट है. अब हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ऑन द रिवाइज फॉर्मेट इटसेल्फ. ये सिर्फ एक ओवरव्यू था ताकि आपको अब रिवाइज फॉर्मेट बेटर तरीके से समझ में आएगा. चलो, आई होप ये आपके लिए एक अच्छा रिविजन हो गया होगा. दिस यू वुड हैव स्टडीड एट अ इंटरमीडिएट लेवल. कैन वी गेट स्टार्टेड विद द रिवाइज फॉर्मेट नाउ? शुरू करेंगे भाई. चलो, गिवन नेक्स्ट हेडिंग, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. मैं आपको पहले एक ड्राफ्ट फॉर्मेट दिखाता हूं, बाद में हम रिलायंस का एक एक्चुअल रिपोर्ट ले लेंगे लास्ट ईयर का, उसको देखेंगे रेफरेंस करने के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, रिवाइज्ड वाला. ओके, डोंट वरी, आपके नोट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स मैंने दिए, तो आप रेफर कर सकते हो. आपका अंडरस्टैंडिंग ब्रिलियंट होगा, डोंट वरी अबाउट इट. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. सबसे पहले देखो क्या लिखा है वापस, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब टाइटल सेम रहने वाला है क्या? फटाफट, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट नंबर ए, क्विकली उड़ा दे जाओ. टाइटल सेम ही रहने वाला है, टाइटल डैश इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, नो डिफरेंस एट ऑल. टाइटल डैश इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी देखो क्या लिखा है, टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी. एब्सोल्युटली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, एड्रेस ही एकदम सेम रहेगा. जो भी कंपनी के रेलेवेंट मेंबर्स रहेंगे उनका रेफरेंस आ जाएगा. टाइटल सेम है, एड्रेस ही सेम है. अब एकदम इंपॉर्टेंट चीज देखो, ओल्ड फॉर्मेट में वो क्या पढ़ाया था, सबसे पहले आएगा ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. यहां पर देखो क्या है, इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, अंदर का कंटेंट है क्या? कुछ नहीं है. देयर इज नो ओपनिंग पैराग्राफ इफ यू सी केयरफुली. जैसे हमारे पास ओल्ड रिपोर्ट में अगर आप देखो, क्या प्रॉपर एक ओपनिंग पैराग्राफ था क्या? चेक करो. We have audited the financial statement of SpiceJet Limited, which includes balance sheet, blah 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 blah. अब रिवाइज फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो उस रिवाइज फॉर्मेट में आपको ये ओपनिंग सिर्फ एक स्टेटमेंट दिख रहा है, दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो वेयर इज द ओपनिंग पैराग्राफ? एंड वेट, डायरेक्टली देखो आपको क्या दिख रहा है, ओपिनियन दिख रहा है. बट यहां पर नोटिस करो, ओपिनियन के अंदर आपके पास में दो अलग अलग पैराग्राफ्स है. ओपिनियन के अंदर आपके पास में दो अलग अलग पैराग्राफ्स है. अब एक काम करो, रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपिनियन विथ मी. देखो, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड. रेलेवेंट पीरियड ये है, उसके अंदर क्या क्या है सर? बैलेंस शीट आता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन. इट लुक्स लाइक उन्होंने क्या किया, ओपिनियन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर ही दो अलग अलग पार्ट्स बना दिए. पहले आएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट और फिर देखो एक्चुअल ओपिनियन आएगा, इन आवर ओपिनियन इनटू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन. नाउ इफ यू रियली आस्क मी, ऐसा कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से. उन्होंने, मेरे हिसाब से, दिस इज जस्ट माय जजमेंट, उन्होंने आइडियली इस ओपनिंग पैराग्राफ को यहां डालना चाहिए था एंड ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन ही होना चाहिए था. कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को नहीं लगता आपको ये मानना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, सिर्फ रेफरेंस के लिए. आज की तारीख में सिर्फ पहले एक स्टेटमेंट आता है दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये एसएफएस के ऊपर रिपोर्ट है, सीएफएस के ऊपर रिपोर्ट है, वैसा एक स्टेटमेंट आएगा. उसके बाद सीधा हेडिंग आएगा ओपिनियन, उसमें पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा, फिर एक्चुअल ओपिनियन आएगा. इज दिस क्लियर टू यू? आपको डिफरेंस क्लियरली समझना चाहिए ओल्ड फॉर्मेट और रिवाइज फॉर्मेट में. कभी कभी वो इवन कैसे एलिमेंट्स आते हैं, किसमें क्या आता है, उस पर भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है. So it is possible, that is why we are going in so much detail. So do one thing, under elements title हो गया है, address ही हो गया है, लिखो point number C. लिखो point number C. A statement, a statement, a statement that it's a report on, that it's a report on audit of standalone financial statement. A statement that it's a report on audit of standalone financial statements. सिर्फ ये स्टेटमेंट आएगा that it's a report on audit of standalone financial statements. इसके बाद डायरेक्टली आएगा ओपिनियन हेडिंग. सो राइट डाउन पॉइंट नंबर डी, ओपिनियन हेडिंग. ओपिनियन हेडिंग, ओपिनियन हेडिंग डैश करके लिखो आगे. इन द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, मैं लैंग्वेज ऐसा लिखवा रहा हूं ताकि आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग, आप लिख रहे हो, समझ रहे हो. आपको एग्जाम में ये नहीं लिखने का है, एग्जाम में ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा दैट यू शुड बी एबल टू आंसर. ठीक है, तो ओपिनियन हेडिंग डैश करके लिखो. इन द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, ओपिनियन हेडिंग, इन द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, ओपिनियन हेडिंग इंक्लूड्स, opinion heading includes two separate paragraphs. Opinion heading includes two separate paragraphs, wherein includes two separate paragraphs, wherein the first paragraph, wherein the first paragraph is actually the introductory paragraph. The first paragraph is the introductory paragraph, which includes name of the entity, comma, period for which financial statements are audited, name of the entity, comma, period for which financial statements are audited, and details of financial statements elements, details of financial statements elements covered during the audit. Covered during the audit. Details of the financial statement elements covered during the audit. तो ये आपके ओपिनियन हेडिंग में पहला पैराग्राफ है, which is actually nothing but your opening paragraph or introductory paragraph. Continue करो. And the second paragraph is the actual opinion paragraph. Second paragraph is the actual opinion paragraph. Actual opinion paragraph. ना आपके दिमाग में डाउट आएगा. देखो मुझे बताओ, ओल्ड फॉर्मेट में जब क्लीन ओपिनियन था तब तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं. क्लीन ओपिनियन के केस में डायरेक्टली क्या था भाई, ओपिनियन आता था सीधा सीधा, एंड देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ. यस और नो? सर कैन आई से
क्लीन ओपिनियन के अंदर सिंपल स्ट्रेटजी था. इन केस ऑफ क्लीन ओपिनियन वी जस्ट हैड ओपिनियन, नो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ. ये था ही नहीं, इट डिडंट एग्जिस्ट. समझ लो मेरा बात. तो कहना इसे जब मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा तो ये बेसिस भी आएगा प्लस ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, जो मैंने आपको दिखाया था एक सैंपल. आई शोड यू द सैंपल 705 के बाद वाला, याद है क्या आपको? वन सेकेंड. 706 के बाद में ही रहा. देखो आपने प्रॉपर एक बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन बनाया था और उसके बाद में ओपिनियन बनाया था. रिवाइज फॉर्मेट में पहले ओपिनियन आता है, उसके बाद में बेसिस फॉर ओपिनियन आता है. उसके बाद में क्या आता है? बेसिस फॉर ओपिनियन. बट वेट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज दूसरा है. इधर देखो क्लियरली, यू विल सी इवन इन केस ऑफ अ क्लीन ऑर्डर्ड रिपोर्ट, इवन इन केस ऑफ अ क्लीन ऑर्डर्ड रिपोर्ट, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज बेसिस. देखो ये क्लीन रिपोर्ट है, क्लियरली बोल रहे हैं हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं. यस और नो, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. अब देखो कैन यू सी हेडिंग कॉल्ड एज बेसिस फॉर ओपिनियन. मतलब द बिगेस्ट डिफरेंस व्हिच आई वांट टू हाईलाइट, in the old format if you were giving a clean opinion there was no basis for opinion heading at all. In the revised audit report format अगर आप clean report भी दे रहे हो ना, तब भी एक heading आता है, उसको बोलते हैं basis for opinion heading. इसको include किया है पहली बार in the revised audit report format ताकि clean report के लिए भी आप ये basis paragraph बनाओ. Now some of you will ask me, sir क्या logic है इसका? जब हम मॉडिफिकेशन दे रहे हैं तो रीजन फॉर मॉडिफिकेशन देना चाहिए, इसलिए बेसिस आता है. तो ये जब क्लीन रिपोर्ट है तब बेसिस का फायदा क्या है? अरे यार मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली जब का स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट होता है ओल्ड फॉर्मेट, उसमें ओपिनियन पैराग्राफ पढ़ के एक लेमैन क्या समझ सकता है कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो इट्स मोर सेंसिबल कि थोड़ा क्लैरिटी रहे, थोड़ा ऑडिटर इस चीज को एक्नॉलेज करे दैट भाई नॉर्मली क्लीन ओपिनियन तक आने के लिए भी मैंने एग्जैक्टली क्या काम किया है, क्या मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है, क्या मैं इंडिपेंडेंट था, क्या मैंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया है पूरा का पूरा, क्या मैंने प्रॉपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन किया है या नहीं किया है. एटलीस्ट एक बेसिक एक्नॉलेजमेंट तो बनता है कि नहीं बनता है. इसीलिए बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ इंक्लूड किया गया है. ये क्लीन ओपिनियन के केस में भी आएगा. एंड रीड द कंटेंट. सी, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्पेसिफाइड अंडर 143 सबसेक्शन 10. मतलब क्लियरली बोलेंगे हमने ऑडिट कैसे किया है, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमें कंप्लाई करने चाहिए थे, जो हमारा ड्यूटी बनता है, जो ड्यूटी है वो दिया है कहां पर? 143 सबसेक्शन. इसका इंटरप्रिटेशन सुनो, स्टैंडर्ड्स 143.10 में नहीं दिए, 143.10 में ऑडिटर का ड्यूटी बताया है दैट ही हैज टू कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. फिर देखो हमारा उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फुलफिल किया है, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विथ कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीएआई. आपके सिलेबस में एक चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स करके, वहां पर हम जो कोड ऑफ एथिक्स है उसका पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, क्लॉजेस क्या बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल के, सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेस क्या बोलते हैं, सब डिस्कस करेंगे. वहां इंडिपेंडेंस पे एक स्पेशल फोकस दिया है. एंड रिसेंटली इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. वो आपके सिलेबस में नहीं है बट एक ओवरव्यू जरूर आपको मिलेगा. तो मतलब सर ये क्लियरली बोला गया है हमने हमारा ड्यूटी फुलफिल किया है, दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच इज रिक्वायर्ड एज पर 143 सबसेक्शन 10. हम इंडिपेंडेंट हैं एंड हमने जो भी रेलेवेंट कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, जिसके बेसिस पर हमने फाइनल ओपिनियन दिया है. कैन आई से ये पैराग्राफ इन द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट हमेशा आएगा, चाहे अब आप क्लीन ओपिनियन दो, चाहे आप मॉडिफाइड ओपिनियन दो, ये बेसिस फॉर ओपिनियन हमेशा आने वाला है. और ये जो अंदर का कंटेंट है ना, ये हमेशा आने वाला है. आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल, बट ये हमेशा आएगा. कीप दैट इन माइंड. इज दिस क्लियर? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड फॉर्मेट एंड द रिवाइज्ड फॉर्मेट. लेट मी शो यू अनदर रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट ओनली, बट द मॉडिफाइड ओपिनियन एग्जांपल. एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको. Come here. See, independent auditors report to the members. Address ही आ गया. And can you see? It's a report on audit of financial statement. It looks like it's a revised audit report. Can you see? कौन सा opinion है ये? Qualified opinion. But then again, remember,
पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है and this is the actual opinion. This is the actual opinion. Then can you see basis for qualified opinion paragraph. सुनो मेरा बात, अब हम बात कर रहे हैं रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट में जब हम मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तब भी बेसिस पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा, बट इस बार इस बेसिस हेडिंग के अंदर भी ना दो पैराग्राफ्स हैं, बेसिस हेडिंग के अंदर भी ना दो पैराग्राफ्स हैं। एक काम करो, रीड पैराग्राफ नंबर 2, ये कंटेंट पढ़ो, रीड दिस कंटेंट, रीड दिस। क्या एग्जैक्ट सेम कंटेंट है कि जब भी आपका नॉर्मल रिपोर्ट आएगा 14310 वाला ड्यूटी, कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई करने वाला ड्यूटी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, एंड जो पहला पार्ट है दिस इज योर एक्चुअल रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, दिस इज योर एक्चुअल रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब सर बेसिस फॉर ओपिनियन क्लीन रिपोर्ट अगर है सिर्फ ये पैराग्राफ आएगा जो नॉर्मली हमने इंश्योर किया टू कम टू अ कंक्लूजन। अगर मॉडिफाइड हुआ तो दो पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नोटबुक्स, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। आपका ओपिनियन पैराग्राफ हो चुका है, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, डैश करके लिखो, एज पर रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, as per revised audit report format, basis for opinion heading, as per revised audit report format, basis for opinion heading should be included, irrespective, should be included irrespective of the type of audit opinion, irrespective of the type of audit opinion, irrespective of the type of audit opinion. That means even in case of a clean report, that means even in case of a clean report, basis for, even in case of a clean report, basis for opinion heading should be included. Even in case of a clean report, basis for opinion heading should be included. Full stop, continue. This will include the reference of following. This will include the reference of following. Number A. Auditor has conducted his audit. Auditor has conducted his audit in accordance with essays, as specified duty under 143 subsection 10, specified duty under 143 subsection 10. Number 2, auditor is independent, and is complying with all the requirements specified under code of ethics issued by ICAI, and number 3, code of ethics issued by ICAI, and number 3,
Auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidences. Auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidences to provide sufficient and appropriate audit evidences to provide a basis for his opinion. To provide a basis for his opinion. To provide a basis for his opinion. देखो सर, वापस से रिवाइज करते एक बार. रिवाइज फॉर्मेट है, सबसे पहले टाइटल आएगा, एड्रेस ही आएगा, उसके बाद में एक स्टेटमेंट आएगा दैट इट्स अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ एसएफएस और सीएफएस. फिर डायरेक्टली आएगा ओपिनियन हेडिंग. ओपिनियन हेडिंग में ही 2 पैराग्राफ आएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक्चुअल ओपिनियन. फिर सर एक पैराग्राफ आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन. चाहे क्लीन रिपोर्ट हो या मॉडिफाइड रिपोर्ट हो, ये बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग आने वाला ही है. अगर क्लीन रिपोर्ट हुआ तो सिर्फ इतना ही नॉर्मल चीज है कि हमने ऑडिट कैसे कंडक्ट किया है, हमने कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लायंस इंश्योर किया है, इतना पार्ट ही आएगा. अब यहां पर आपके पास में नीचे लिखो नोट, एक नोट लिखो, स्पेशल नोट. इन केस ऑफ नोट, इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, in case of modified opinion as per revised audit report format, in case of modified opinion as per revised audit report format, the basis for modified opinion heading, the basis for modified opinion heading will include, the basis for modified opinion heading will include 2 separate paragraphs. The basis for modified opinion heading will include 2 separate paragraphs, wherein the first paragraph will include the actual reasons for modification, and the second paragraph will include the references as discussed above, will include the same references as discussed above, मतलब जो सेम चीज हमने ऊपर डिस्कस की थी वही चीजें वापस आने वाली है. वो सेकंड पैराग्राफ में आएगी, पर पहला पैराग्राफ जो रहेगा वो आपका एक्चुअल रीजन फॉर मॉडिफिकेशन रहेगा. मतलब कंपनी ने कोई तो एएस कंप्लाई नहीं किया होगा, इंडेस कंप्लाई नहीं किया होगा, डिस्क्लोजर ढंग से नहीं दिया होगा, अकाउंटिंग ढंग से नहीं किया होगा, वैल्यूएशन गलत किया होगा, कोई ना कोई रीजन तो रहेगा मॉडिफिकेशन का, वो एक्चुअल रीजन आने वाला है. तो अभी के लिए ओपिनियन हेडिंग एंड बेसिस फॉर ओपिनियन या मॉडिफाइड हेडिंग क्लियर होना चाहिए. नाउ सुनो मेरा बात. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ओल्ड फॉर्मेट में वी हैड समथिंग कॉल्ड एज ईओएम पैराग्राफ. थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज, आई वांट एवरीवन्स अटेंशन नाउ. ईओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ. रिवाइज फॉर्मेट में हमारे पास ईओएम तो है ही है, ओएम भी है, प्लस एक नया पैराग्राफ है दैट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. ये ऐसे 701 की वजह से आया है, ये दोनों ऐसे 706 की वजह से. तो सर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में कैम भी आएगा, ईओएम भी आएगा, ओएम भी आएगा. ऑब्वियसली डिपेंड करता है 701 एप्लीकेबल है क्या, 706 एप्लीकेबल है क्या. मतलब यहां पर 2 ही थे, यहां पर 3 पैराग्राफ है. इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन एडिशनल इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी अवेयर ऑफ. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इधर आओ, लेट मी शो यू दैट. मैंने आपको पहले भी चीज बताई है, फिर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो मैं ये स्पाइसजेट वाला एग्जांपल क्यों लेता हूं, आपको समझ में आएगा. 2014-15 स्पाइसजेट की हालत बहुत खराब थी. इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू बिकम किंगफिशर. तब उनके पास एक ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ था,
उसको बोला है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। देखो क्या रीजन दिया उन्होंने, वी ड्रॉ अटेंशन to note number 2A, which indicates that the company has incurred a net loss of 10,000 million during the year. Let me remind you, currently SpiceJet turnaround strategy apply करने के बाद में एक इंडिया का one of the leading airlines है along with Indigo. Do you get my point? And obviously COVID-19 वाला टाइम निकाल दे तो उसके अलावा they have been doing exceptionally well. And during this 2014 time, the SpiceJet share was trading somewhere around 15 to 16 rupees per share. From there, it went to 150 also, pre-COVID levels I'm talking about. And then obviously, during COVID, everything fell. And still, this industry is still struggling. I'm sure you're aware of that. But abhi ke liye, 2014-15, they had a huge amount of losses. They see, the company's total liabilities exceeds its total assets by 10,000 million. These conditions with other matters, जो हम बताने वाले हैं, indicate existence of a material uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern. मतलब सर ये सिचुएशन देख के लगता है शायद कंपनी के गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी मतलब ऐसा नहीं है गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैटर एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड किया गया था 2014 की रिपोर्ट के अंदर। नाउ लेट मी शो यू अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। वन सेकेंड ना, सो वी हैव SF570 दैट इज गोइंग कंसर्न। उसके अंदर एक एडिशनल चीज मतलब रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक नया चेंज लाया गया। देखो ढंग से फॉर्मेट, टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैन यू सी ओपिनियन हेडिंग डायरेक्टली आ गया, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग आ गया। उसके बाद में कैन यू सी अनदर हेडिंग, एक हेडिंग मिलेगा आपको नया, देखो मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। रीड द कंटेंट, पढ़ के देखो। दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 2018, 2018 में आया, पढ़ के देखो अंदर कंटेंट एक बार। ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट है। वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स, कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ वाई एक्स वाई जेड। कंपनी के जो करंट लाइबिलिटीज है वो एक्सीड करते हैं टोटल एसेट्स को। एंड सर बाकी चीजों को देखते हुए इट इंडिकेट्स दैट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट that may cast a significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. Listen to me carefully. Last 4 to 5 years, we have seen a lot of, big names like Yes Bank, DHFL, ILNFS, where publicly scams came out and people realized that big brands or private sector banks के अंदर Yes Bank was one of the biggest names once upon a time. DHFL was a very very safe name. ILNFS majority stake is with the government. So you need to understand that ऐसे organizations में Idea Cellular almost on the verge of liquidating, almost on the verge. They're surviving somehow. Yes, the promoter is there. There is a foreign entity, foreign brand name exist करता है, but स्थिति खराब था एक टाइम तक। AGR dues जो अमाउंट पे करना है। What I'm trying to say is ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहां पर फाइनेंशियली पोजीशन खराब होता था बट उसको हाईलाइट ढंग से नहीं होता था हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर भी। सो रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली एक नया पैराग्राफ बनाया गया। अगर आपको लगता है, प्लीज ढंग से सुनना, अगर आपको लगता है किसी भी वजह से, सबसे लॉजिकल तरीका रहेगा कंपनी के लॉसेस क्या सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, मतलब नेटवर्थ नेगेटिव हो गया क्या, सीधा सीधा सिंपल तरीके से क्या लॉसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं और जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद कंपनी के अंदर फ्यूचर में गोइंग कंसर्न को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप श्योर हो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है तो ये नहीं आएगा, दिस वोंट कम। This is only when there is a material uncertainty related to going concern. Please understand one thing. Please,
अगर एक स्पाइस जेट का ऑडिटर 2014-15 में बोलता गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है और रिपोर्ट में क्लियरली बोलता दिस इज द गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम रिपोर्ट, और गोइंग कंसर्न के हिसाब से उन्होंने अगर अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को नहीं बदला होता कंपनी के मैनेजमेंट ने, और लेट्स से ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया होता उसकी वजह से, कैन आई से जो एग्जिस्टिंग बचे कुछ जो इन्वेस्टर्स थे जिनका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो जाता। ये ऑडिटर का काम नहीं बनता। ऑडिटर का काम क्या बनता है, आज के हिसाब से लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक इज द करंट सिनेरियो, क्या एक्चुअली में कोई कंसर्न प्रॉब्लम है या ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको लगता है प्रॉब्लम हो सकता है। देखो स्पाइस जेट में टर्न अराउंड स्ट्रेटजी आया कि नहीं है, यू विल बी शॉक्ड, यू नेवर नो दैट मे बी लेट्स से इन 5 years ऑन द लाइन आइडिया सेल्युलर जो हम सबने सोचा था खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, देयर विल बी अ ड्यूओपोली इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, शायद ऐसा नहीं होगा, मे बी आइडिया सर्वाइव कर जाए, यू नेवर नो राइट, you cannot predict these things. See, it is possible. If SpiceJet can, why not Idea? Even they can. They have a strong promoter यार, मतलब कुछ भी नहीं तो promoter का नाम तो अच्छा है, reputation तो अच्छा है. So what I'm trying to say is, अगर material uncertainty है related to going concern, तो ही आप एक separate paragraph बनाओगे. पहले ये चीज EOM में आती थी. This matter we used to include under EOM. Now it won't come under EOM, it will come as a separate heading altogether, that there can be material uncertainty related to going concern. But this may not come in all audit reports, only if there is a material uncertainty ये हमारे report में आएगा. So what if there is a going concern problem? क्या करेंगे हम? We will discuss under 570, don't worry. 570 में इस चीज को हम रिविजिट करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ बता रहा हूं एक अलग से हेडिंग भी आ सकता है. आई विल शो यू ऑल्सो आइडिया के रिपोर्ट में, डीएचएफएल के रिपोर्ट में आपको मैं दिखा सकता हूं. लेट मी शो यू वन थिंग. डीएचएफएल, हाँ ठीक है, ये लो अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट है. देखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मेंबर्स ऑफ डीएचएफएल, इट्स अ रिपोर्ट ऑन एसएफएस. कैन यू सी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर जो भी है डिटेल में दे दिया उसने रीजंस. देन कैन यू सी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. क्लीन ओपिनियन में भी आ सकता है ये, यहां पर डिस्क्लेमर क्यों दिया उसके रीजंस अलग है, बट कैन आई से एक प्रॉपर हेडिंग आएगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. चाहे डिटेल्स देने पड़ेंगे, रीजंस देने पड़ेंगे पूरे के पूरे. प्लीज अंडरस्टैंड ये एक सेपरेट हेडिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. इसका डिस्कशन डिटेल में 570 में करेंगे. वंस आई एक्सप्लेन यू दैट व्हाट ऑल पॉसिबल सिचुएशंस कैन बी देयर अंडर न्यू और रिवाइज्ड, इट शुड नॉट बी द वर्ड न्यू, रिवाइज्ड एसए 570. तो आपको 570 भी रिवाइज करना पड़ा है बिकॉज ऑफ रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी के लिए नोटबुक्स पे जाओ, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो हमने ओपिनियन लिख लिया, बेसिस फॉर ओपिनियन लिख लिया. राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. डैश करके लिखो. रेफर एस ए 570 ब्रैकेट्स में लिखो रिवाइज्ड. रेफर एस ए 570 रिवाइज्ड फॉर डिटेल्स. रेफर एस ए 570 रिवाइज्ड फॉर डिटेल्स. ये हम 570 में जब पढ़ेंगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कब ऐसा होगा, किस तरीके का कंटेंट आना चाहिए. बट अंडरस्टैंड ये एक अलग से हेडिंग आ सकता है, रादर आएगा इफ देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. मतलब सर ये चीज पहले ओल्ड फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, रिवाइज फॉर्मेट में उसको वापस से नया इंक्लूड किया है. तो सर कैन आई से अब हमारे पास क्वेश्चन बचता है व्हाट अबाउट कैम, ईओएम एंड ओएम. और ओल्ड में थे हमारे पास सिर्फ ईओएम एंड ओएम. नॉर्मली आपने सुना होगा दैट ईओएम के बाद में ओएम आता है, अगर दोनों है तो. ईओएम है ही नहीं तो सिर्फ ओएम आएगा. हमारे पास अब एक एडिशनल मैटर दैट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. तो आप एक काम करो, राइट डाउन द नेक्स्ट एलिमेंट, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ. नेक्स्ट एलिमेंट की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, डैश करके लिखो रेफर एस ए 701. रेफर एस ए 701. रेफर एस ए 701. नेक्स्ट लिखो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, डैश करके लिखो रेफर एस ए 706. रेफर एस ए 706. यहां पर एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, इसके नीचे एक नोट लिखो. नोट as per revised audit report format,
as per revised audit report format, EOM paragraph can be included. EOM paragraph can be included either before CAM. EOM paragraph can be included either before CAM or after CAM. Either before CAM or after CAM, depending upon auditor's judgment. Depending upon auditor's judgment. प्लीज ढंग से सुनो मेरा बात, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में 706 में जब जाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल. प्लीज, बहुत सारे लोगों को लगता है पहले कैम आएगा. नॉर्मली पहले कैम ही आता है हमारे ऑडिट रिपोर्ट में और बाद में ईओएम आता है, बट इसका मतलब ये नहीं है ये पहले नहीं आ सकता है. इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो. EOM may be included before CAM also. ये डिपेंड करेगा आप क्या मैटर इंक्लूड करना चाहते हो. अगर वो कैम में आने वाले मैटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर भी आ सकता है. ये रिवाइज्ड 706 में लिखा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. इज दिस क्लियर टू यू? अभी सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं, डिटेल में डिस्कशन रेस्पेक्टिव ऐसे में करने वाला हूं. बेयर ऐसे ओपन करके आई प्रूव इट टू यू. ये कहां लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट. अभी के लिए मेरा बात मान लो, ताकि एमसीक्यू में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, यू शुड बी एबल टू आंसर. बिकॉज एमसीक्यू में वो ऐसे ट्रिकी लैंग्वेज यूज करने का ट्राई करेगा कि ईओएम कंपल्सरीली कैम के बाद में आना चाहिए. ऐसा नहीं है. इट कैन कम इवन बिफोर कैम ऑल्सो. नाउ व्हाट अबाउट अदर मैटर पैराग्राफ? तो कैन आई से अगर कैम पहले आया बाद में ईओएम आया तो उसके बाद ओएम आ सकता है, या पहले ईओएम आया बाद में कैम आया उसके बाद में ओएम आ सकता है. इट इज पॉसिबल. बट एक सिचुएशन और है, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट में ऐसा भी बोला है, ये ओएम जो है जरूरी नहीं है हमेशा ईओएम या कैम के बाद में आए. दिस ओएम कैन ऑल्सो कम आफ्टर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ढंग से देखना, देखो ढंग से. रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, टाइटल, एड्रेसी, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन. कैन यू सी एक रेफरेंस दिया है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ का. फिर कुछ तो अदर इंफॉर्मेशन करके डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट, विल डिस्कस दैट. फिर बाद में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देखो उसके बाद में उन्होंने अदर मैटर पैराग्राफ दिया है. कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूं आपको मैं जहां पर कैम के बाद ईओएम है और डायरेक्टली ओएम है. तो ओएम ना नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे, आइडियली सबसे आखिरी में जो हमारा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है ना, नॉर्मली इसके पहले ही इंक्लूड होता है. पर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ईओएम के बाद भी इंक्लूड कर सकते हो, सिर्फ ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से, और कुछ भी अलग बात नहीं है. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अदर मैटर पैराग्राफ. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अदर मैटर पैराग्राफ. It can be included. It can be included either after. It can be included either after. It can be included either after EOM slash CAM, either after EOM slash CAM, or right before, report on other legal and regulatory requirements. Right before report on other legal and regulatory requirements. राइट बिफोर रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. देखो आप में से कुछ लोगों को थोड़ा डर लग रहा होगा, सर डे वन फर्स्ट लेक्चर में व्हाई आर यू डिस्कसिंग द एंटायर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली, हमें ये ईओएम क्या है ओएम क्या आता ही नहीं है अभी तक. देखो बेटा थोड़ा एक ओवरव्यू है ये, डोंट वरी अबाउट दिस. वी विल रीविजिट द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर वंस अगेन, एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में भी है, उसको हम रिविजिट करने वाले हैं, पर एक ओवरव्यू आपको देना जरूरी है. इसके बिना ये डिस्कशन शुरू नहीं हो सकता है. एंड जो बाकी आने वाले स्टैंडर्ड्स है ना, वो कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडर्ड से कनेक्टेड रहेंगे. हर स्टैंडर्ड में रेफरेंस आने वाला है, इसीलिए आपको थोड़ा एक ओवरव्यू देना अभी का भी जरूरी है. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल अकॉर्डिंग टू मी. इससे ही आप थोड़ा कंफर्टेबल हो पाओगे आगे, वरना तकलीफ होएगा आपको बाद में. तो प्लीज थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल रिविजिट टू ऑल दिस. ठीक है. अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको मैं. लेट मी शो यू रिवाइज्ड रिलायंस का रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं रिलायंस का. देखना ढंग से.
Independent auditor's report to the members of Reliance Industries. It's a report on SFS. Opinion paragraph. Opening, actual opinion. Clear है? Basis for opinion. Same reference of 143.10. Code of ethics. And we have obtained sufficient and appropriate audit evidences. After this, can you see key audit matter paragraph? Normally नए ऑडिट रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा कंटेंट जो है आपको की ऑडिट मैटर्स में ही मिलेगा. क्यों ऐसा, क्या रेलेवेंस है, सिविल 01 में बताएगा. सारे की ऑडिट मैटर्स आ गए. दीज आर ऑल की ऑडिट मैटर्स. वंस योर की ऑडिट मैटर्स आर ओवर, कैन यू सी यहां पर कोई ईओएम नहीं आया है. नो ईओएम हियर, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. बट एक नया पैराग्राफ है, देखो. इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन. ये आ रहा है SA 720 से. देयर इज ऐसे कॉल्ड एज 720. ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है. मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा कि हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट में आता है. एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है. क्या ये हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ड्यूटी बनता है, उसने एटलीस्ट एक बार उस एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू करना चाहिए और प्राइमा फेसिया उससे कुछ अगर गलत इंफॉर्मेशन दिख रहा है तो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 720 में दिया है एंड ये अब से एक अलग से पैराग्राफ बन के हमारे रिपोर्ट में आता है. नॉर्मली ये कैम और ईओएम के बाद में इंक्लूड होता है, बट देन अगेन सब्जेक्टिव है. अगर ईओएम है ही नहीं, ओएम है ही नहीं, डायरेक्टली कैम के बाद में आ सकता है. तो नोटबुक में एक नेक्स्ट एलिमेंट लिखो, इंफॉर्मेशन. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इंफॉर्मेशन अदर देन the financial statements and auditors report thereon. Information other than the financial statement and auditors report thereon. And the auditors report thereon. लिखो, refer SA 720 for the same. Refer SA 720 for the same. रेफर SA 720 फॉर द सेम. हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस. और आपको समझ में आएगा कि ये पैराग्राफ का रेलेवेंस क्या है. अच्छा स्टैंडर्ड है. एंड रिसेंटली नवंबर 20 एग्जाम के अंदर 720 के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 2 एग्जाम के अंदर कभी एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है. ऑब्वियसली थोड़ा चांसेस कम है, बट ये रिवाइज स्टैंडर्ड है जिसपे ऑलरेडी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था. क्या क्वेश्चन था, कैसे आंसर करना है, हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. अब देखो हमारी रिपोर्ट में बचा क्या है. फाइनली वो 2 चीजें बची है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट. responsibilities of management for preparation and presentation of financial statements. Responsibilities of management for preparation and presentation of financial statements. Responsibilities of management for preparation and presentation of financial statements. And अगला हेडिंग लिखो, auditor's responsibility for the audit of these financial statements. Auditor's responsibilities for the audit of these financial statements. For the audit of these financial statements. Auditor's responsibility for the audit of these financial statements. आप शॉक हो जाओगे, जो रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट है ना, वहां पर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज्यादा. देखो, कैम के बाद में अदर इंफॉर्मेशन आया, उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन एक्सट्रीम डिटेल. बहुत कंटेंट है. रादर इससे भी ज्यादा और डिटेल में हो सकता है. यहां पर सारे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है ना, सबका रेफरेंस आएगा. 315, 600 का सीरीज, 700 सीरीज, 260 वाला पार्ट, सब इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस कि कैसे आपने वो सब इंश्योर किया है एज अ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल अराइविंग एट अ फाइनल ओपिनियन. बहुत डिटेल में हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं. Last one, reporting on other legal and regulatory requirement. Right on the next point, reporting on other legal and regulatory requirement. Reporting on other legal and regulatory requirement. Same 143 subsection 3, 143 subsection 3 clause number I and 143 subsection 11. कंटेंट नहीं बदलेगा, सिर्फ
हेडिंग ऊपर नीचे कर दिया है उन्होंने, बस ये वाला लास्ट हेडिंग ही रहता है हमेशा से, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड सबसे लास्ट में वही फर्म नेम, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर्स नेम, पार्टनर्स मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट, सिग्नेचर। वो टाइम पास चीज है। थोड़ा एक ओवरव्यू समझ में आया क्या रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट का? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लियरली ओल्ड फॉर्मेट एंड रिवाइज फॉर्मेट में डिफरेंस निकालना चाहोगे, क्लियरली सुनना। ओल्ड फॉर्मेट में सर ओपिनियन हेडिंग डायरेक्टली नहीं आता था, काफी नीचे था। यहां पर ओपिनियन हेडिंग डायरेक्टली आता है। आप में से कुछ लोग बोलोगे सर क्या फायदा, मेरे हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट ओपिनियन है। बिल्कुल लॉजिकल है, सबसे ऊपर ही होना चाहिए। बट सर ओपिनियन हेडिंग में भी दो पैराग्राफ था, पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और फिर एक्चुअल ओपिनियन। फिर सर ये जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, ये ओल्ड फॉर्मेट में क्लीन रिपोर्ट के लिए आता ही नहीं था, बट ये कंपल्सरीली रिवाइज फॉर्मेट में आएगा, चाहे क्लीन रिपोर्ट हो या मॉडिफाइड रिपोर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है। फिर सर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न, एक नया हेडिंग इंक्लूड किया गया। अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर एक नया हेडिंग इंक्लूड हो, मतलब 570 रिवाइज किया, 720 रिवाइज किया, फिर एक कैम करके नया इंक्लूड ही किया पूरा 701। ये सब मेजर चेंजेस है आपके रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर। ये चेंजेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देखो जैसे हम 701 पढ़ेंगे आपका अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होगा, आपको पता चलेगा कैम क्या है, कैम और ईओ में डिफरेंस क्या होता है, रिलेशनशिप क्या पढ़ेंगे। 570 पढ़ेंगे रिवाइज गोइंग कंसर्न में बेटर क्लैरिटी आएगा। 720 पढ़ाऊंगा, वो अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में क्या आएगा ये भी समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि भाई ऑडिट रिपोर्ट के ओवरऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अंदर के रेलेवेंट कंटेंट्स, आपका अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 और ब्रिलियंट तरीके से ग्रो होगा। पहले 5-10 दिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वंस यू गेट इन द पेस, एक बार ऑडिट रिपोर्ट का प्राइमा फेशियल अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल, ट्रस्ट मी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे सब कुछ आपको केक वॉक लगेगा, बिकॉज वो मेजोरिटी सेंटर्स आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाए हुए हैं, तो आपको यहां पर ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस वाज लाइक एन ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू द ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट पार्ट। 700 खत्म नहीं हुआ है, 700 डिटेल में डिस्कस करना पूरा बाकी पड़ा है। सिर्फ आज ओल्ड फॉर्मेट क्या है, रिवाइज फॉर्मेट क्या है, दो टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होते हैं, व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन, व्हाट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दोनों में जनरली डिफरेंस क्या होता है, बस एक ये इंट्रोडक्शन था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो एज ऑफ नाउ आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया कि हमारा अप्रोच कैसे रहेगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पहले पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कंपनी ऑडिट, फिर प्रोफेशनल एथिक्स पे जाएंगे, एंड देन वी विल डिस्कस दी कारो पार्ट, एंड इवेंचुअली सब खत्म होने के बाद में मिसलेनियस चैप्टर्स। पूरा मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताया, एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। फिर फाइनली इस लेक्चर में हमने शुरुआत किया कि सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे, तो इंट्रोडक्शन टू ऑडिट रिपोर्ट यही खत्म होता है। अब 700 का डिटेल वाला वर्जन आएगा, 705 का मतलब मॉडिफिकेशन क्या होता है, कब मॉडिफिकेशन आएगा, फिर हम जाएंगे आगे रेस्पेक्टिव एसेस के ऊपर। सी पहले एक दो तीन लेक्चर थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे जाएंगे, एंड देन वंस यू आर कंफर्टेबल विद द रिपोर्टिंग पार्ट, बाकी स्टैंडर्ड्स आपको तकलीफ नहीं आएगी, विल बी एबल टू गो लिटिल क्विकर कंपैरेटिवली। ठीक है गाइस, आई होप इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू, एंजॉय, बाय बाय।